नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे शहीदों की मजार पर मिले की बात है और इसी के साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में समूह गौ और घ के स्वीकृत पदों में रिक्ति होने पर ही आश्रितों को नौकरी मिलती थी। अब हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि संबंधित जिलों में अन्य विभागों में भी जो कनिष्ठ सहायक है एवं समूह घ के पदों पर रिक्त होने पर नियुक्ति दी जाएगी, ताकि नौकरी मिलने में होने वाली देरी या जो भी बाधा है उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत जो हमारे संविदा के कार्मिक हैं उनको उपनल कार्मिकों के समतुल्य अवकाश अनुमन्य करने की भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ। अंत में पुनः मैं उन सभी वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और हमारी वीर नारियों को भी प्रणाम करता हूं, हमारे सभी सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं। सभी का स्मरण करते हुए और कवि हरिओम पवार जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर का मूरत जैसा होता है, मूरत जैसा होता है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत सम्मान, स्वागत और इसके साथ ही हमारी वीर नारियों वीरांगनाओं का सम्मान और अभिनंदन हो। मैं और बात कर रहे हैं शहीदों की मजारों पर लग रहे हर बरस मिले। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो 3 युद्ध हो चुके हैं और आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 26 जुलाई है आज। 1999 को कारगिल विजय दिवस की घोषणा हुई थी। इसी के साथ ही साथ भारत और पाक के बीच लगातार 60 दिनों तक ये युद्ध चला था। 3 युद्ध हुए थे, उनमें से सबसे बड़ा युद्ध इसे माना जाता है। पहले युद्ध की अगर बात कर लें तो 1965 को, दूसरा 1971 और तीसरा 1999 यानी कि कारगिल विजय दिवस के रूप में हम जानते हैं। लेकिन सबसे भयानक और लंबा चलने वाला जो युद्ध था, जैसा कि बता रहे हैं आपको, कारगिल वॉर को माना जाता है, जो कि 1999 को हुआ था। भारत ने पाक के खिलाफ तीनों युद्ध जीते हैं, लेकिन कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध में भारत की जीत भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को नमन करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना के हर उस जवान को समर्पित है जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। 1999 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कारगिल सेक्टर से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। वहीं कारगिल वॉर में टोलोलिंग टॉप को कब्जे से छुड़ाने गई भारतीय सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा गया था और इन्हें नाम दिया गया था अभिमन्यु, भीम और अर्जुन। कारगिल जिला लद्दाख के अंतर्गत आता है। हालांकि जब युद्ध हुआ था तब लद्दाख समेत ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आता था। मौजूदा कारगिल जिले का अधिकांश भाग जो है पुरागी के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ ही साथ कारगिल युद्ध क्यों शुरू हुआ था? ये जंग तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी आतंकवादियों के रूप में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। एलओसी विवादित कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा का काम करती है। पाकिस्तानी सेना ने रणनीतिक बनाकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसको भारतीय सेना ने पाक के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया और खदेड़ दिया भारत से। इसी के साथ कारगिल की चोटी पर तकरीबन बताया जाता है कि 2000 से अधिक के जो सेना थी पाकिस्तान की ओर से कारगिल चोटी पर हमलावर थी, लेकिन जवाब में जो भारत के जाबाज सिपाही थे, शहीद थे, उन्होंने
दो टूक कहा और मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 लाख सैनिकों के साथ हमला कर दिया और खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान दोबारा से भेज दिया, जिसको लेकर के जब कारगिल चोटी पर विजय प्राप्त हुई, इसी के तहत कारगिल विजय दिवस के रूप में हम 26 जुलाई 1999 से मनाते आ रहे हैं, जो कि 25 साल पूरे हो चुके हैं। और अब यहां तक कि देखा अब ये जा रहा है कि जगह जगह पर शहीदों को याद किया जा रहा है, मशाल मार्च निकाली जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी शहीदों को। इसी के साथ अगर यूपी के बुलंदशहर की अगर बात कर लें तो जनपद के गांव औरंगाबाद अहीर में 1980 को जन्मे योगेंद्र यादव का 16 साल 5 महीने की उम्र में ही आर्मी से सिलेक्शन हो गया, और योगेंद्र यादव ने महज 19 साल की उम्र में आदम साहस का ऐसा परिचय दिया कि देश उनको आज भी सलाम करता है। कारगिल युद्ध को 25 साल हो गए हैं, लेकिन योगेंद्र यादव के परिजन आज भी 25 साल पुरानी कारगिल युद्ध की गाथा को नहीं भूल पाए हैं। उन्हें अपने लाडले पर गर्व है कि उसने देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर फतह हासिल की। योगेंद्र यादव के परिजनों ने बताया कि 25 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए योगेंद्र यादव कारगिल गए हुए थे, जिसको लेकर के तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सभी जो शहीद हैं गर्व फील कर रहे हैं, एक गर्व का जो एहसास होता है वो देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ बुलंदशहर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। वहीं सीतापुर की अगर बात कर ले, तो सीतापुर के परमवीर विजेता कैप्टन मनोज पांडे की जन्मस्थली सीतापुर की एक छोटे से गांव रूठा में हुई थी, जिनका जन्म 1975 को एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन के कुछ साल मनोज पांडे ने अपने गांव में ही बीते, और इसके बाद उनके परिवार लखनऊ में शिफ्ट हो गए। यहां उनका दाखिला सैनिक स्कूल में कराया गया, और स्कूल के बाद अपना करियर बनाने के लिए उनके पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने सेना को ही चुना। कारगिल युद्ध के लिए बेहद तनाव भरी स्थिति थी, और तभी सैनिक की आधिकारिक छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। महज 24 साल के कैप्टन मनोज पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान जो बॉर्ड टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने ठान लिया, लेकिन सेना में ही जाएंगे, इसलिए सुबह ही जल्दी जाग जाते थे और व्यायाम करते थे। बाकी काम देखा जाता था, बाकी के काम भी वो करते थे, लेकिन उन्होंने एनडीए में हिस्सा लिया और पाकिस्तान से युद्ध में 3 भाकरों को भी ध्वस्त कर दिया। इसी की कहानी के किस्से जो भी हैं, आज भी उनके गांव में लोग बताते रहते हैं, याद करते हैं। उनके पिता और भाई भी अपने बेटे को याद करते हैं, इसी के साथ ही साथ गौरवान्वित भी फील करते हैं। सीतापुर के नाम अगर लेते हैं तो कैप्टन मनोज पांडे का जरूर नाम आता है। हम उनके जन्मस्थली पर खड़े हैं और वहीं पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इनका जन्म 25 जून 1975 को हुआ था, और उसके बाद से ही इनका पालन पोषण से सीतापुर के रूढ़ा गांव में हुआ। उसके बाद इनका परिवार जो है लखनऊ शिफ्ट हो गया, और उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की लखनऊ में, और उसके बाद उन्हें आर्मी ज्वाइन कर ली। बताया जा रहा है काफ़ी उत्साही से, और सुबह ही जल्दी उठ जाते थे और काम पर लग जाते थे, लेकिन पहले से देशभक्ति उनके में भरी हुई थी। इसी को लेकर जो है जब वो पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हुआ तो उन्होंने अपनी जाबाजी दिखाई और काफ़ी बंकरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें वो शहीद हो गए थे। अब उनका जो है आज कारगिल के युद्ध है विजय दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे में उनके गांव में लोग पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी आज भी दे रहे हैं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया।
सीतापुर में अगर बात की जाए कैप्टन मनोज पांडे की, तो सीतापुर का नाम गौरव से देखा जाता है और काफ़ी शान से भी लोग यहाँ उनका नाम लेते हैं। आपको बताते चले कि 3 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ, जहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और उसमें 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया था और उसी में शहीद हो गए थे, जिसके बाद मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। उनके हम परिवार में पहुँचे हैं और उनके घर पर पहुँचे हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे आखिर क्या किस तरह से रहे हैं और क्या उनको मिला है और सरकार के द्वारा उन्होंने क्या मदद उनको आप भी तक मिल पाई है। दादा, जब से ये हो तब से आपको क्या मदद मिल पाई है सरकार की तरफ से? मदद भैया सरकार तरफ से तो मिली है, गैस एजेंसी मिली है और यहाँ भी जो पार्क वार्क बन गई हैं। हाँ, इसके अलावा कहीं आप जब कभी गए हों बाहर, मतलब कभी कोई अधिकारी को वहाँ तो कोई सम्मान से नवाजा गया हो आपको? जी हाँ, सम्मान से भी नवाजा गया है। डीएम साहब भी आते हैं। हाँ। यहाँ 15 अगस्त को आते हैं, 26 जनवरी को आते हैं, तो उससे जो है सबको सम्मानित भी करते हैं। इनके भाई भी हैं हमारे साथ, वो उनसे भी बात करेंगे। दादा, आप बताएं कि कैसे आपके भाई थे और कितना जो है सम्मान आपको उनकी वजह से मिल रहा है? उनकी वजह से भैया बहुत ज़्यादा सम्मान हम लोगों को मिल रहा है। देश में कहीं भी जाते हैं तो उनके भाई की वजह से ही आज हमारी लोगों की पहचान है हमारी। और लखनऊ में भी उनके नाम से मूर्ति वगैरह गोमती नगर चौराहे पे लगी हुई है, सीतापुर में भी उनकी प्रतिमा लगी है और कैंट में भी उनकी प्रतिमा लगी है, कई जगह उनकी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। अभी हमारे छोटे भाई कारगिल गए हुए हैं आज, तो कल विजय दिवस वहाँ मनाया जाएगा, तो वो वहाँ पे सम्मिलित होंगे और कल यहाँ पे एनसीसी कैडेट द्वारा प्रोग्राम यहाँ स्मारक पे भी संपन्न किया जाएगा। आप परिवार को कोई मदद मिल पाती है अपने को जब से शहीद हुए? हाँ, बहुत सी मदद परिवार को हर प्रकार की सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिलती है। कहीं भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो हमेशा शासन प्रशासन खड़ा रहता हम लोगों के साथ में। अच्छा, जो अटल जी की सरकार थी उसमें कारगिल जो शहीद होते थे उनको घर तक व्यवस्था थी सिर्फ अच्छी पहुँचाने की, लेकिन अब इस जो अग्निवीर योजना है इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अग्निवीर योजना भी आगे चलने के समय में इसके जो परिणाम सब। तो शहीद के परिवार को आप सुन रहे थे और ये भी सुना आपने कि जो सुविधाएं देने की बात आती है तो सुविधाएं देने की भी बात परिवार की ओर से देखी जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आनंद राय सपा नेता हमारे साथ हैं और आरसी वाजपेयी रिटायर्ड एयर मार्शल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल मीणा बुलंदशहर से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आरसी वाजपेयी जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज हम 25 साल जो कि हो चुके हैं कारगिल विजय दिवस को लेकर के आज मना रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव जानना चाहेंगे उस दौर के, क्योंकि एक तजुर्बेदार हैं आप और आपका तजुर्बा जानना चाहेंगे, वो अनुभव जानना चाहेंगे एक एयर मार्शल की भूमिका को लेकर के भी। सबसे पहले तो मैं अपने भारत के उन वीर सपूतों को जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए अपने देश की सुरक्षा में, उनको मैं शत नमन करता हूं। साथ ही अपने उन भाइयों का जिन्होंने उसमें भाग लिया कारगिल युद्ध में, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं उनके इस बलिदान के लिए। वहां पर उन्होंने जो अपना सारा समय और जिस बहादुरी से उसका सामना किया। जहां तक सवाल रहा इस युद्ध का, पहले तो ऐसा धोखेबाज पाकिस्तान हमेशा रहा है। धोखे से ही उसने कोशिश की, कारगिल में घुसपैठ की उसने और लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग करने का उसने प्रयास किया। पर जैसे ही खबर लगी, थल सेना ने कोशिश की उस पर विजय पाने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए, परंतु चूंकि वो ऊंचाई पर था कारगिल में, इस वजह से उस पर वो कब्जा नहीं कर सका, उनको हरा नहीं सका। तब हमारी वायुसेना ने उसमें भाग लिया। और एक बात आपको बता दूं, बहुत आवश्यक है कि वायुसेना को आदेश दिया गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वायुसेना उसमें भाग लेगी, किस प्रकार से एक तरह से एक जगह से आकर के
मुड़ेगी, वापस आएगी और फिर उन बंकरों में बैठे हुए जो उनके पाकिस्तान के सैनिक हैं उन पर किस प्रकार से प्रहार करेगी और उनको किस प्रकार से वहां से निकालेगी। हमने कोशिश की 2 मिग को भेज करके, पहले एक मिग जो आगे गया था उस पर कोई इंजन खराबी आई और वो नीचे गया। इसके साथ ही जो पीछे वाला था उसने उस जहाज को देखने के लिए कि क्या हुआ है इस जहाज का, वो गया और उस पर वो शिकार हो गया, पाकिस्तान के शस्त्रों द्वारा गिरा लिया गया और दोनों के पायलटों की दुर्दशा की गई। उसका शायद बयान करना बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने अपने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसके पश्चात जब देखा कि हम इन लोगों को बिल्कुल नहीं हरा पा रहे हैं, तब हमने कोशिश की मिराज एयरक्राफ्ट को लाने की और उसमें एक स्मार्ट बम लगा करके, लेजर गाइडेड मिसाइल्स लगा करके, बम्स लगा करके उन पर आक्रमण किया और उससे हम सफल हुए और उनको बंदर जैसे कॉकरोच निकले अपने बिल से कोई दवा डालने के पश्चात, वैसे ही सब वहां से निकल करके भागे और उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया वहां पर। और इस तरह से भारत पर हम लोगों ने विजय पाई। आपने सुना होगा अभी कि किस प्रकार से हमारे सैनिक, थल सैनिक जो वहां से गए, चाहे कैप्टन बत्रा हो, चाहे पांडे जी हो, इन लोगों ने जिस प्रकार से, जिस बहादुरी से उसकी सुरक्षा की अपने देश की और उनसे लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो अपने में एक बहुत ही सराहनीय, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और भारतवर्ष ने उन लोगों को सम्मानित किया। इसके अलावा नेवी ने भी इसमें भाग लिया और उसने भी अपना योगदान किया। कराची में जो सप्लाई लाइन थी उसको वो बिल्कुल बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत की तीनों सेनाओं ने इस युद्ध में भाग लिया और ये एक हमारे जनरल शरीफ थे, मुशर्रफ, वहाँ पे जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे वहाँ के। फरवरी में ये समझौता हुआ था कि हम दोनों, फरवरी 1999 में, कि हम लोग मतलब कोई आपस में मिलजुल कर हर समस्या का समाधान करेंगे, परंतु इस प्रकार से धोखे से उसने कारगिल में आकर के घुसपैठ की और जैसा मैंने बताया उसका इरादा था कि ऊंचाई पर ही रहेगा बराबर वो और अपनी सेनाएं जो है उनको मजबूत करने का प्रयास कर रहा था, पर उसका ये प्रयास सारा विफल हुआ और हमारे लगभग 400 के आसपास सैनिक हमारे शहीद हुए और उनके काफी हजारों की संख्या में हुए और उन लोगों ने अपने सैनिकों को वापस लेने में नकार दिया कि हमारे ये सैनिक तो हैं ही नहीं। अब ये देखिए आप कि हमारे यहाँ एक सैनिक का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है और उन लोगों ने किस प्रकार से अपने सैनिकों का उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी लाशों का, और उनको वापस लेने में भी उन्होंने आनाकानी की और नहीं उनको लेने में अपनी जो है इच्छा नहीं बताई कोई कि हम उनको वापस ले सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने 26 जुलाई 1999 में इस युद्ध में विजय पाई और आज हमारे 25 वर्ष हो रहे हैं, 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये एक अपने में एक, इसके पहले आप देख चुके थे कि सन 47, सन 65 और सन 71 में पाकिस्तान को किस प्रकार से हम लोगों ने हराया था। उसके पश्चात भी इस प्रकार से ऐसा दुस्साहस किया और जिस प्रकार से उसे मार पड़ी, अब शायद बीच बीच में वो गड़बड़ करता रहा है। आप देख रहे हैं कि उसके बाद भी वो बाज नहीं आया अपनी हरकतों से, हमारे यहाँ आतंकवाद से फैलाए रहा अस्थिरता यहाँ पर। तो हम लोगों ने, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे म्यांमार में हमला किया हो, अपने जो वहाँ पे घुसपैठिए थे उनको वहाँ संरक्षण देने के लिए, और जो काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसेस थी एक बार पाकिस्तान में बालाकोट के पहले, हर तरह से उसको फिर हम लोगों ने धूल चटाई। और आप देख रहे हैं कि अभी भी वो जम्मू कश्मीर में बीच बीच में कुछ गड़बड़ करता रहता है। शायद समय आ गया है कि अब हम कोई कठोर कदम उठावें ताकि भविष्य में वो इस प्रकार का काम करने से बाज आए और आतंकवाद को एक अपना मुद्दा न बनाए। छद्मयुद्ध जो है ये सही नहीं है, परंतु वो इसका शुरू से पालन करता रहा। हमारे यहाँ किस प्रकार से वो अस्थिरता पैदा करता रहा है और हमारे ऊपर देखा भी ये गया है कि समय समय पर आतंकवाद जिस तरह से हावी होता नजर आया है और भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। बातों बातों में आपने जिक्र किया स्मार्ट बम लगाकर उस समय वार किया गया था 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था। इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन इशारा मिल रहा है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा हम जारी रखेंगे।
कारगिल युद्ध को लेकर के बात हो रही है, जो अब शहीदों की मजार में हर बरस जो मेले लगते हैं उस विषय में भी बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लौटकर आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं शहीदों की मजार पर लग रहे हर बरस मेले। मेहमान भी हमारे साथ तमाम जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे हमारे साथ बीजेपी नेता है। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाता है कि हर बरस देखा जाता है, हर साल शहीदों के परिवार को लेकर के बड़ी बातें कही जाती हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं या लाभ की बात कर ले, देने की बात होती है, तो देश की रक्षा में बलिदान से बड़ा कोई योगदान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बलिदानियों के जो परिवार है उनके लिए आपकी ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार ने तो जब ये सबसे पहले सर्वप्रथम उन शहीदों को सत सत नमन, और जो हमारी सुरक्षा में, हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं उनका भी सादर वंदन, अभिनंदन का दिन है आज विजय दिवस है। और रही बात उसकी, हमारी उस समय भी 1999 में भी हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार थी और हमने इस विजय को प्राप्त किया था। हमारे 525 सैनिक शहीद हुए थे, उनको सादर श्रद्धांजलि देते हुए हमने हर वो प्रयत्न किया है जो किसी भी परिवार का बेटा अगर वो अपनी जान दे देता है देश की रक्षा के लिए, तो उसका परिवार, उसकी पालन पोषण हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है और हमारी सरकार इस ओर निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी आप दिखा रहे थे तो देखिए, उनके भाई, उनके पिताजी, सारे लोग संतुष्ट है कि हाँ, सरकार और शासन प्रशासन हर समय हमारे साथ है और हमारी हर दिक्कत और सुख में हमारे साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, इसका एक मानवीय पहलू भी है और उस मानवीय पहलू को हमारी सरकार बहुत अच्छे से समझ रही है और उसको अच्छी तरीके से निभा भी रही है। बिल्कुल, तस्वीरें कई आती निकल करके, एक पॉजिटिव तस्वीर भी आती है तो कहीं स्थितियों को बताती हुई भी तस्वीरें आती हैं कि कहां पर क्या सुविधाएं दी गई, क्या सुविधाएं नहीं दी गई, या देने की बात की गई लेकिन दी नहीं गई। कई ऐसी तस्वीरें भी श्वेता जी आती हैं और दिखाते भी रहते हैं। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज पूरा देश याद कर रहा है शहीदों को। आज 25 साल पूरे हो गए हैं कारगिल विजय दिवस के, किस नजरिए से आप देखते हैं? सर्वप्रथम कारगिल में शहीद हुए वीर सपूतों को मैं सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना बहुत ही बहादुर है और जो भी मतलब जो भी देश से उलझा, देश ने उसका जवाब मजबूती से दिया। जब भी पाकिस्तान 1961 में, चाहे 1999 में, जब हमसे उलझा तो हम लोगों ने मजबूती से उसका जवाब दिया और देश की सेना पे सवाल उठाना ये हम लोगों की, चाहे सबकी, मैं मूर्खता कहता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज के दिन तो ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अग्निवीर जैसी योजना लाके हमारी देश की सेना को कमजोर बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार ला रही हो। इस पे हम लोगों का कड़ा विरोध हमेशा रहेगा। तो 4 साल की नौकरी करके 4 साल की नौकरी दे के सेना में फूट डालने का काम किया जा रहा है। उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनकी शहादत पे उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन सेना में भी एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, एक दो आंख करने का काम किया। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं।
और करते रहेंगे। इसका जवाब हम जानेंगे श्वेता जी से जानेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से तस्वीर दिखाई आपने कि जो शहीद है उनके परिवार में जाकर के उनसे बातचीत भी की गई, तो शहीद के जो परिजन हैं उन्होंने सारे वृत्तांत को बताया और अभी भी वो पल, वो क्षण वो भूले नहीं हैं। वो तस्वीरें ताजा हो जाती है जब भी कारगिल दिवस आता है। क्या अगर सुविधाओं की अगर बात कर ले, सरकार की ओर से कही गई कि जो शहीद है उनके परिवार में सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, साथ ही अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाएंगी, क्या ऐसी कोई तस्वीर निकलकर आई सामने? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो जनपद बुलंदशहर की जो बात की रही है, जो योगेंद्र यादव हैं, जो अदम साहस का जिन्होंने परिचय दिया था, वो पहली बात तो शहीद नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनके लिए जो वहाँ जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो टाइगर हिल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि वो 16 साल वर्ष 5 महीने की उम्र में उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था और 18 ग्रेड में उनका सिलेक्शन हुआ था। और अगर बात की जाए 1999 का जब युद्ध हुआ था, वो अपने घर पर छुट्टी आए हुए थे, क्योंकि उनकी शादी थी और शादी के मात्र अगर बात की जाए 15 दिन बाद ही उनके लिए जब बुलावा वहां से आया कि युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, तो वो मात्र वहाँ परिवार में जिस तरह से खुशी का जो माहौल था उस माहौल को बिना बताई, वो घर वालों को बिना बताई और वो सीधे कारगिल के रवाना हो गए। और रवाना होने के बाद में अगर बात की जाए तो उनके लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उनके लिए टाइगर हिल पे जो है उनके लिए 7 सदस्य एक टीम बनाई गई थी, जिसमें उन्हें प्लाटून कमांडर बनाया गया था। और जब चढ़ाई करे थे, बताया जा रहा है कि 1700 फीट ऊंची चढ़ाई पर जब पथरीले कांटे और पहाड़ियों पर जिस तरह से वो चढ़ रहे थे, बर्फीले रास्ते थे, तो बड़ी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था उनके लिए। और जब वो वहां पहुंच गए तो उनके 6 जो साथी थे वो शहीद हो गए वहां, और उसके बाद में सिर्फ अकेले योगेंद्र यादव बचे और उनके 17 गोलियां लगी। और ठीक है अनिल, बिल्कुल अनिल, ये देखने वाली बात भी है कि हर जगह क्या कैसी तस्वीर निकल कर आती है और जगह जगह देखा भी जा रहा है। आज कारगिल दिवस पर श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीदों को। आरसी वाजपेयी रिटायर्ड एयर मार्शल हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हम बात कर रहे थे तो बातों बातों में आपने जिक्र किया कि कारगिल युद्ध के दौरान एयर जो स्मार्ट बम लगा करके जो युद्ध था उसको जीता गया, तो ये क्या होता है? तकनीकी अगर चीजों की अगर बात कर ले तो क्या क्या उपयोग में लाई जाती है उस दौरान जब युद्ध होता है? कभी प्रश्न दोहराएंगे अपना? जी सर, हम ये पूछ रहे हैं कि जब युद्ध होता है, जब ऐसी विषम स्थितियां आ जाती हैं, और जैसा कि पाकिस्तान धोखे से ही हमला किया था कारगिल युद्ध के दौरान, जब कारगिल की चोटी पर 2000 सैनिकों के साथ, ऐसे में सैनिक की वो स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी हमला किया और विजय भी प्राप्त की। तो तकनीकी चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो उस दौरान किन किन तकनीकों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में? देखिए, हम इस टाइम में पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी सेना अपने जो शत्रु हैं या जिनके खिलाफ हमें कोई तैयारी करनी अपनी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनसे हमारे जो हथियार हैं, शस्त्र हैं, उनसे अधिक शक्तिशाली हो और उनका प्रयोग हम अपने सही समय पर कर सकें, सही ढंग से कर सकें। हमने किया वहाँ पे कारगिल के दौरान, उसके पहले भी किया, चाहे वो सन 65 का हो। 65 में जरूर उनके पास सेबर एयरक्राफ्ट थे, हमारे पास नेट्स थे, मगर हमने उसका मुकाबला उनका किया और उनके सेबर को मार गिराया और 65 में विजय पाई। तो ठीक है, हम हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज के समय ये जो और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल या अपने संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे प्रश्न हैं, इनको हम अगली बार दोबारा कभी और विषय पर संदर्भ में बात करें उसके ऊपर। अभी चूँकि कारगिल दिवस का 25वां हम वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हम इसी पे अपने को संकेंद्रित करें कि हम उस विषय में चर्चा करें। बाकी जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, हम सब तरह से तैयार हैं। जहाँ तक एक सवाल उठाया गया, हमारे जो इनका है क्या नाम 4 साल का विषय एक अहम विषय है, ठीक है, उस पर चर्चा हो रही है। अभी वो विचाराधीन है, तीनों सेनाएं, गवर्नमेंट सब बैठ के चर्चा कर रही है। और ये आज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे विचार से। आज जो हम मना रहे हैं ये कि सेना का जो विजय दिवस है, बिल्कुल सर, मना रहे हैं, रादर देन कि हम उसके ऊपर कोई विवेचना करें
किसी प्रकार से सरकार की आलोचना करें, वो ठीक नहीं है। हम यही बताएं जो सत्य है, जो बिल्कुल इस विषय से संबंधित है, उसी पर चर्चा करें। जहाँ तक सवाल रहा कारगिल के विषय में, हमने उनसे एक से एक अच्छे हथियार लिए। उन्होंने बंकर में बैठ करके, वहाँ अंदर कोई भी हमारा हथियार काम नहीं कर रहा था पहले, इसीलिए हमने स्मार्ट बम्स का प्रयोग किया। और उसके लिए बता दें आपको कि हमने मिराज को मॉडिफाई किया 1 हफ्ते के अंदर ही, बल्कि और उससे भी पहले, और उसका सही इस्तेमाल किया। तो ये कह देना कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास हथियार भी हैं। और जहाँ कोई कमी है, हमारे जो सैनिक हैं और जो हमारे पायलट्स हैं या नौसेना वाले अधिकारी हैं या वहाँ पे काम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, वो सब सक्षम है अपने अपने निपुणता अपने काम में। बिल्कुल सर, सक्षम है। और तभी देखा भी गया था कि माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे और वक्त बहुत कम है, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। आज 25वीं वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और याद किए जा रहे हैं उस पल को, उस क्षण को। सुरेश, जिस तरह से आज कारगिल दिवस पर उस क्षण, उस पल को याद किया जा रहा है जब भारतीय सैनिक पाकिस्तान की जो सेना थी उससे लड़ रही थी, और ये एक वो पल था जब धोखे से पाकिस्तान ने हमला किया था कारगिल की चोटी पर। और कानपुर से भी कई ऐसे शहीद हैं जो इस युद्ध में शामिल हुए थे। आपने भी देखा कानपुर में भी ऐसी कई शहीदों के परिवार हैं। क्या स्थितियां देखी जा रही हैं तब के दौर को लेकर के, अगर आपकी बात करें? जी वंदना, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस समय मैं उसी जी की लगाई गई थी शहीद होने के बाद। अगर हम लोग बात करें कारगिल के युद्ध पे, आज हम लोग विजय दिवस की जयंती वंदना जरूर मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो समय याद आता है और लोगों से बात की जाती है, तो आज भी चाहे शहीद हुए जवानों के परिवारजन हो या आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो आज भी नहीं रुक सकते। सबसे पहले कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि एक बार वो मूर्ति दिखा दे, उस व्यक्ति के दर्शन करा दे जिन्होंने दुश्मनों को धूल चटाते हुए लगातार दुश्मनों को मारते हुए खुद तो धोखे से शहीद का शिकार हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अमर शहीद का नाम और दर्जा पा रहे हैं। अब आपको बता दें गरिमा कि जब हमारी इनके परिवार से हमने बात करना चाहिए, वंदना जी, जब मैंने इनके परिवार के लोगों से बात करना चाहिए तो परिवार के लोग ज्यादा वृद्ध होने के कारण और अस्वस्थ होने के कारण तो असमर्थ थे, लेकिन यहाँ पर मौजूदा लोग। ठीक है सुरेश, और ये देखा भी जा रहा है कानपुर में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वक्त की बहुत कमी है। सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।